Hello dear students. So welcome to the second video of our chapter Water from Geography. This is chapter number 5 and in the previous video we have covered up to the waves and now two topics are left in this chapter. One is tides and the other one is ocean currents, right? So first we are taking tides. What are tides? Tides को हिंदी में कहते हैं ज्वार भाटा. And what is this jwar bhata? This is the rhythmic rise and fall of ocean water or sea water twice in a day, right? What is this? The rhythmic rise and fall of ocean water twice a day is called tide. ठीक है, दैट मीन्स कि टाइड क्या है? रिदमिक राइज एंड फॉल. रिदमिक मतलब एक रिदम के साथ एक बार हाई टाइड आता है और एक बार लो टाइड आता है. राइज होता है वाटर, ओशन वाटर, और फॉल होता है. दिस इज कॉल्ड टाइड्स एंड इट हैपन्स ट्वाइस अ डे. दैट मीन्स 2 बार हाई टाइड एंड 2 बार लो टाइड आता है एक दिन में, राइट? इन 24 hours देयर कम्स high tides 2 times and low tide 2 times, right? Now you have understood that tides are of 2 types, high tides and low tides. Now high tide में क्या होता है? Water rises to its highest level, मतलब बहुत ऊंची waves आती हैं और बहुत ऊंचा पानी उठता है और फिर गिरता है एंड इट कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ द शोर. किनारे पर बहुत दूर तक पानी आकर गिरता है, बहुत ऊंचे लहर आती है और वो किनारे पे बहुत दूर तक आती है. दिस इज कॉल्ड हाई टाइड. एंड सिमिलरली लो टाइड. व्हाट इज लो टाइड? वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल. वाटर जो है वो बहुत लो लेवल तक नीचे गिरता है, बहुत लो वेव्स होती हैं और वो शोर से रिसीड कर जाती है, मतलब शोर से काफ़ी दूर तक पीछे हट जाती हैं. समझ में आ रहा है? जब लहर बहुत कम हाइट की होती है और वो शोर से पीछे हटती है उसको लो टाइड कहते हैं, और जो लहर बहुत ऊंची होती है और वो शोर का बहुत सारा एरिया कवर करती है, बहुत दूर तक आती है किनारे पर, उसे हाई टाइड कहते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रीजन ऑफ दिस हाई टाइड एंड लो टाइड. क्यों आते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स? दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन. ठीक है, अब आपको पता ही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बाय विच a heavenly body attracts the other bodies towards itself. सपोज मेरे हाथ में ये पेन है और ये इस पेन को मैं नीचे इसको छोड़ दूंगी तो क्या होगा? इट विल फॉल डाउन बिकॉज द अर्थ विल पुल दिस पेन टूवर्ड्स इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट. ठीक है, तो सेम ग्रेविटेशनल फोर्स सन के पास भी है एंड इट इज ऑल्सो विद द मून. मून भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल डालता है. सिमिलरली सन ऑल्सो exerts its gravitational force on the earth. ठीक है, तो जब अर्थ के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है मून का और सन का, तो इट exerts मोर इफेक्ट ऑन वाटर बॉडीज एज कंपेयर टू लैंड. ठीक है, क्योंकि लैंड क्या है? अर्थ में अपना भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो उस मून के और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज करता है एक हद तक. मतलब उसके लैंड के ऊपर इफेक्ट कम होता है. ऐसा नहीं होता कि लैंड के ऊपर जो मिट्टी है या माउंटेन्स हैं वो उठने लग जाएंगे अर्थ के ऊपर से, ऐसा नहीं होता. बट वाटर के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है और इसलिए वाटर स्टार्ट्स राइजिंग टूवर्ड्स द मून. सपोज ये अर्थ है और ये मून है, और मून जब अपना ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर अर्थ के ऊपर डाल रहा है तो लैंड वाले पार्ट की अपेक्षा जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका, और इट विल मूव टूवर्ड्स द मून और द सन. उस जो पानी है उसका मूवमेंट किसकी तरफ होगा? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल पानी मूव करेगा किसकी तरफ? सन की तरफ या मून की तरफ, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड. मतलब जो एक बल्ज आएगा, पानी जो है वो ऊपर उठेगा और उसकी वजह से हाई टाइड्स आते हैं. ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. There are 2 types of tides on the basis of this gravitational pull. You can understand there are spring tides and there are neap tides. Spring tides happens on full moon day and new moon day. The first diagram that is
presented here is full moon day and this is the diagram of new moon day. Full moon day पर क्या होता है? Full moon day पर the moon is in the center of earth and sun and earth. sun और earth के बीच में moon होता है, ठीक है. So now here you can see that moon is also attracting the water towards itself and the sun is also attracting. They are in the same line. So the gravitational pull will be much higher. ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सन का भी अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और मून का भी लग रहा है. तो अर्थ के ऊपर जो वाटर है इट विल मूव, इट विल टेक अ बल्ज. वो इस तरह से पानी जो है वो मून और सन की तरफ अट्रैक्ट होगा एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई टाइड्स. बहुत ऊंचे टाइड्स आएंगे बिकॉज दोनों का ग्रेविटेशनल पुल किसके ऊपर लग रहा है? वाटर के ऊपर. ठीक है. सिमिलरली ऑन न्यू मून डे, here also the earth, sun and moon are in the same line. ठीक है. तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अर्थ का वाटर सन की तरफ भी जा रहा, खिंच रहा है और मून की तरफ भी खिंच रहा है. यहाँ पर भी हाई टाइड्स आते हैं, नॉट एज हाई एज ऑन द न्यू मून डे, सॉरी फुल मून डे. फुल मून डे पर बहुत ऊंचे टाइड्स आते हैं और न्यू मून डे पर भी हाई टाइड्स होते हैं बट कंपैरेटिवली लेस देन दिस फुल मून डे. यहाँ पर भी मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर जा रहा है और सन का भी आ रहा है. तो सन पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, मून पानी को अपनी तरफ खींच रहा है. अब मून जो है वो कंपैरेटिवली क्लोजर होता है सन की कंपैरिजन में. सन से अर्थ जितनी दूर है मून से कंपैरेटिवली पास है. तो मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है. सो हेयर ऑल्सो द वाटर इज rises up in the direction of the gravitational pull of sun and towards the gravitational pull of moon, right? तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये spring tides कहलाते हैं and it happens twice a day. How twice a day? Suppose जो अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर घूम रही है और मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है. ये हम सबको पता है ना. You know that earth moves in a particular orbit around the moon moves in a particular orbit around the earth. तो अर्थ के पास दिन में 2 बार मून क्लोजर आता है. ठीक है. क्योंकि ये ऑर्बिट कैसी है? एलिप्टिकल ऑर्बिट है. तो जब वो मूव करता है, द डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, यू कैन सी इट इन द बुक ऑल्सो और यू कैन सर्च ऑन गूगल ऑल्सो कि कैसे अर्थ के चारों तरफ मून मूव करता है. तो 2 टाइम्स दिन में 24 आवर्स में 2 बार ऐसा होता है कि मून अर्थ के बहुत क्लोज आता है और इस समय पर हाई टाइड्स आते हैं. ठीक है. और उस समय पर जब मून बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है अर्थ के, तब दिन में लो टाइड्स आते हैं. दैट मीन्स वाटर फॉल होता है, फॉल डाउन, इट फॉल्स डाउन एंड इट रिसीड्स द शोर्स. ठीक है. किनारे से वो पीछे हट जाता है, उसको लो टाइड कहते हैं. अब ये नीप टाइड क्या है? नीप टाइड में देखो क्या हो रहा है. व्हेन द सन इज इन मून इज इन इट्स फर्स्ट क्वार्टर एंड थर्ड क्वार्टर. ठीक है. जब मून जो है वो, आपको पता है कि मून का पूरा साइकिल कैसे होता है, फुल मून और न्यू मून डे कैसे होते हैं और इनके बीच में बीच वाली स्थिति क्या होगी? जब जैसे मून ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो एक बार मून यहाँ होगा अर्थ के और एक बार मून यहाँ होगा. सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, दिस इज द थर्ड क्वार्टर. तो इस समय पर क्या हो रहा है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, दे आर exerting their effect in opposite directions. यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों स्प्रिंग टाइड्स में क्या हो रहा है? सन, मून, अर्थ सब एक लाइन में है. तो इसलिए ग्रेविटेशनल पुल इधर तो पूरा एक ही लाइन में लग रहा है और इधर भी दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं. सन अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपनी तरफ खींच रहा है. लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है? सन पानी को अपनी तरफ खींच रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मून अपनी तरफ खींच रहा है. इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड इन द थर्ड क्वार्टर. थर्ड क्वार्टर में अर्थ के नीचे की तरफ होगा मून, मतलब परपेंडिकुलर होगा, मतलब सन के अपोजिट डायरेक्शन में. तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो टाइड्स होते हैं वो लो होते हैं और उनको हम नीप टाइड्स कहते हैं. ठीक है. द वाटर डज नॉट राइजेज एज मच एज इन स्प्रिंग टाइड्स, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है. सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर जो टाइड्स हैं वो लो टाइड्स होते हैं और इनको हम नीप टाइड्स भी कहते हैं.
ठीक है, दिस इज अबाउट द टाइड्स. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइड्स. टाइड्स जब आ रहे हैं तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं उसके. वन एडवांटेज इज दैट इट हेल्प्स इन नेविगेशन ऑफ शिप्स. मतलब शिप्स जो है वो नेविगेट होते हैं. कैसे नेविगेट होते हैं कि जब हाई टाइड्स होते हैं तो वाटर के डायरेक्शन के साथ शिप्स का मूवमेंट ईजी हो जाता है. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड एडवांटेज इज दैट दे आर हेल्पफुल इन फिशिंग. क्योंकि जब हाई टाइड्स आते हैं तो वो समुद्र से बहुत सारी फिशेस किनारे पर ले आते हैं, और इस समय पर अगर फिशरमैन जाता है समुद्र में फिशिंग करने के लिए तो उनको बहुत सारी फिशेस मिल सकती हैं. तो इट हेल्प्स इन फिशिंग ऑल्सो. एंड द थर्ड वन इज इट इज हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जब हाई टाइड्स होते हैं, इतने फोर्स के साथ पानी आता है, तो उस पानी को टर्बाइंस मूव करने के लिए यूज़ करके टाइडल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ना, टाइडल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है. और ऐसे कुछ पावर प्लांट्स लगाए गए हैं समुद्र के किनारे कि जब हाई टाइड्स आएँ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके. सो दीज आर द यूजेस ऑफ टाइड्स. आई होप इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ओशन करंट्स. ठीक है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओशन करंट्स. ओशन करंट्स मीन्स ये वो वाला करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला करंट कि ओशन में से करंट निकल रहा है. करंट का मतलब है यहाँ पर द फ्लो ऑफ स्ट्रीम. जो पानी है वो एक स्ट्रीम की तरह फ्लो करता है कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस बट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. ठीक है. ओशन करंट्स जो है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर और इट इज़ द मूवमेंट ऑफ और फ्लो ऑफ स्ट्रीम ऑन द सरफेस ऑफ ओशन. और ये सभी मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, हम वेव्स में पढ़ चुके हैं कि ये मूवमेंट्स किस लिए होते हैं ओशन वाटर में, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ विंड. विंड्स आ रही है तो उसकी वजह से सरफेस पर वेव्स बनती हैं. पर सरफेस पर अगर वेव बन रही है तो अंदर भी तो वाटर का मूवमेंट होगा ना. दैट मूवमेंट ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट्स. जो सरफेस के नीचे ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको ओशन करंट कहते हैं. और ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है. ऐसा नहीं कि कभी कहीं चल दिया कभी कहीं चल दिया. जैसे विंड है वो तो कहीं भी फ्लो हो सकती है, लेकिन जो ओशन करंट्स का जो मूवमेंट होता है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है. ठीक है. तो ये जो ओशन करंट्स है इसका भी डायग्राम बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है, और उसमें देख के आप समझ सकते हो दैट देयर आर जो करंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं. दे आर नॉट चेंजिंग देयर कोर्स. ठीक है. सपोज जैसे कि ये ओशन है तो इसमें अगर सपोज एक करंट चला तो वो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, ये इस तरह से एक सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है अपवर्ड जा रहा है. जो भी डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओशन करंट्स मूव होते हैं. ठीक है. और ओशन करंट्स टू टाइप्स के होते हैं, वार्म ओशन करंट्स एंड कोल्ड ओशन करंट्स. ठीक है. अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये वार्म ओशन करंट्स क्या होते हैं और कोल्ड ओशन करंट्स क्या होते हैं. वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म. ठीक है. एंड वी ऑल नो दैट द अर्थ इज हॉटेस्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर में जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ. और बिकॉज द सन्स रेज फॉल परपेंडिकुलर ऑन इक्वेटर पर जो सन रेज होती हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती है एट 90 डिग्री के एंगल पर, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है. तो वार्म करंट्स कौन से करंट्स होंगे, जो कि ओरिजिनेट होते हैं इक्वेटर से एंड दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स. ठीक है. मतलब लोअर लैटिट्यूड से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इक्वेटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इक्वेटर से बन रहे हैं और पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे क्योंकि वो इक्वेटर से जनरेट हुए हैं, इक्वेटर से ओरिजिनेट हुए हैं, तो दैट मीन्स वो उनके पास उनका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा, क्योंकि इक्वेटर पर ओशन वाटर गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटर जो है वो हॉटेस्ट प्लेस है अर्थ का. तो दीज आर कॉल्ड वार्म ओशन करंट्स. करेक्ट. नाउ कोल्ड ओशन करंट्स क्या है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम पोलर लैटिट्यूड्स. पोलर मतलब हायर लैटिट्यूड से. हायर लैटिट्यूड क्यों बोल रहे हैं पोल्स पर, क्योंकि इक्वेटर क्या है 0 डिग्री है, पोल्स पर क्या है 90 डिग्री, तो दैट मीन्स हायर हो गया ना, हायर लैटिट्यूड बोलते हैं उनको. तो पोलर लैटिट्यूड से शुरू होते हैं एंड दे मूव टूवर्ड्स लोअर लैटिट्यूड्स, मतलब इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं. पोल से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कोल्ड ओशन करंट्स, क्योंकि वो पोलर रीजन से ओरिजिनेट हुए हैं तो नेचुरली उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंडा होते हैं वो.
ठीक है। सो दीज आर वार्म ओशन करंट्स जो कि पोलर जो इक्वेटर से ओरिजिनेट हुए और पोल्स की तरफ चले, पोल्स की तरफ जा रहे ऊपर दोनों हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी। इक्वेटर से ओरिजिनेट होंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, और इक्वेटर से ओरिजिनेट होके साउथ पोल की तरफ जाएंगे। सिमिलरली कोल्ड ओशन करंट्स नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होके लोअर लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएंगे, और यहाँ से भी साउथ पोल से ओरिजिनेट होके इक्वेटर की तरफ आएंगे, ट्रॉपिकल रीजन की तरफ आएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स हैं, दे इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द रीजन फ्रॉम वेयर दे पास, ठीक है। जहाँ से भी ये क्रॉस होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको अफेक्ट करते हैं। जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो आसपास के एरियाज को वार्म करते हैं जिन कंट्रीज़ के पास से निकल रहे हैं वो, और जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो अपने आसपास के एरिया जहाँ जिस भी कंट्री से वो क्रॉस हो रहे हैं उसको कोल्ड बनाते हैं, उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है, या जो गल्फ स्ट्रीम पे जो करंट है वो वार्म करंट है, इसलिए जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो वार्म कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी जिस एरिया से वो क्रॉस होंगे वार्म करंट, उस एरिया का टेम्परेचर डाउन करेंगे, वार्म करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, और जो कोल्ड करंट्स हैं वो उस एरिया को ठंडा करेंगे जहाँ से वो क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। नाउ वो एरियाज जहाँ पर ये वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, दे आर द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। हम लोग जब ठंड में नहाते हैं तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला के एक कंफर्टेबल टेम्परेचर पर लेकर आते हैं ना, जो कि हम अपनी बॉडी पर डाल सके, ठीक है। सिमिलर थिंग्स हैपन्स हियर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब जो बहुत वार्म करंट है वहाँ पर भी फिशेस सर्वाइव नहीं कर सकती, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पर भी उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो जहाँ पर ये कोल्ड और वार्म करंट्स मीट करते हैं, जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है, कंफर्टेबल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जाता है जिसमें कि फिशेस अपने एग्स ले करती हैं, और वहाँ पर जो फिशिंग है वो फिशिंग दे आर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सच एरियाज आर डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। वहाँ पर शिप्स को मूव करने में, नेविगेट करने में प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट्स मीट होते हैं वहाँ पर फॉगी हो जाता है, मतलब वहाँ पर फॉग बन जाता है। कोल्ड और वार्म करंट्स मीट होने की वजह से कोहरा छा जाता है, वहाँ पर स्मोकी जैसा एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो इसलिए शिप्स को मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है। सो इट मेक्स द एरिया डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू स्टडी इन योर चैप्टर. I hope you have understood about the ocean currents also. Ocean currents are the movement of water in the ocean in a particular direction. There are warm cold ocean currents, there are cold ocean currents, और वो अपने एरिया के टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, वो जिस जगह पर हैं उसके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं. And where the cold and warm currents meet, they are the best fishing grounds, but they are difficult for navigation because they makes the atmosphere foggy. ठीक है. So here we come to the end of our chapter. I hope you have understood the chapter. If you have any doubt, we will discuss it in the class. Okay, bye bye for now.